हैं, ये है आपका भारत का नक्शा। ठीक है, इस समय इस साइड क्या है आपका चीन। ठीक है, ये चीन है। तो क्या होता है, जो कुषाण वंश के जो राजा हैं कुजुल कटफिशर, ठीक है, यहाँ दो जातियां हुआ करती थी। ठीक है, जो कुषाण वंश के दो जातियां हुआ करती थी, उसी में से एक जाति था यूची। यूची जाति, जो यूची जनजाति था, वो यूची जनजाति क्या करता है, जब देखता है कि भारत में राजाओं का सत्ता क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, इस साइड से आते हैं ऐसे करके, क्योंकि इधर क्या हिमालय पर्वत है, जो हिमालय पर्वत है वो चीन से भी हम लोग को बचाता है। तो इस साइड से क्या करते आते हैं, उन लोग आते हैं और मध्य एशिया के शासकों को पराजित करके यहां से क्या करते हैं, इंटर करते हैं भारत में। ठीक है, समझ आ रहा है कहां से है, वास्तविक कहां से है, चीन वाले क्या बोलते हैं, कुषाण वाले चीन के हैं। कौन से जाति के हैं, यूची जाति के। और उन लोग कहाँ आए, भारत आए, तो यही यूची जाति के लोग क्या कहलाए, आपका कुषाण कहलाए। समझ आ रहा है, चीन से इधर से तो आ नहीं सकते, यहाँ हिमालय पर्वत है पूरा, तो क्या है यहां से नहीं आ सकते, तो इस साइड से कहां से आए थे। जितना भी पहले का जितना भी युद्ध हुआ है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है आपका ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। जितना भी आपका प्रथम यहाँ आक्रमण हुआ है भारत में, वो नॉर्थ वेस्ट साइड से हुआ है, मतलब उत्तर पश्चिम भाग से ही हुआ है। कौन से भाग से हुआ है, उत्तर पश्चिम भाग से ही क्या हुआ है, जितना भी पहले आक्रमणकारी आक्रमण किए भारत पर, वो उत्तर पश्चिम भाग से ही किए हैं। हिंदू कुश पर्वत से एक दर्रा है, वहीं से क्या करते हैं, सभी के लोग क्या करते हैं, भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा, पहले जो क्या थे, पहले के जो आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी कहां से घुसे अपने भारत में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही घुसे, याद रखिएगा। तो चलते हैं, आज कुषाण वंश के बारे में पढ़ते हैं, आज बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, चलिए, कहां से है आप लोग को पता चल गया ना, चीन के थे, कौन से जाति के, आपका यूची जाति के। ठीक है, लिखिए कुषा कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहला संस्थापक कौन था जिसका, संस्थापक का लिखवा चुका हूं, कुजुल कटफिशस। कुजुल कटफिशस हो गया। वास्तविक संस्थापक कौन है इसका, आपका विम कटफिशस। ठीक है, मैं क्या लिखवा था इसके बारे में, दो फैक्ट लिखवाया था। ये तो शैव धर्म का अनुयायी था और सोने के सिक्के चलाने वाला। ठीक है, कुषाण वंश में सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था, ये विम कटफिशस था। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, इसका प्रतापी शासक लिखवाया था। प्रतापी शासक लिख लीजिए, आपका कौन है, कनिष्क। तो आज मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे, आपके कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे मुख्य रूप से। इतना कल मैं लिखवा चुका हूं, आज पढ़ते हैं सीधा सीधा कनिष्क के बारे में। ठीक है, लिखो हेडिंग में कनिष्क। ठीक है, देखिए कनिष्क। ठीक है, कनिष्क क्या है, आपका कुषाण वंश, कुषाण वंश का प्रतापी शासक। क्या है, कुषाण वंश का प्रतापी शासक कौन है, आपका कनिष्क है, याद रखिए। ठीक है, इसने, जो कनिष्क है, उसने तिथि आपकी मिलती है 78 एडी से 105 एडी तक, अर्थात ईस्वी सन, जो अभी आपका सन चल रहा है ना, वहीं आ गए, ईसा पूर्व खत्म। अब 78 एडी से कितना एडी तक, 105 एडी तक क्या है, शासन है। ठीक है, अब देखिए, जो 78 एडी है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद। ईसा पूर्व का मतलब क्या है,
ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। यदि आपका जन्मदिन कितना है, 1995 है, या यदि आपका जन्मदिन 2005 है, तो आप याद रख लीजिए आप ईसा मसीह के जन्म के 2005 साल बाद इस दुनिया में पैदा हुए हो। ठीक है, यही बात है ईसा पूर्व और ईस्वी सन में। तो एडी का मतलब क्या है, ईस्वी सन होता है। तो यही 78 एडी में, 78 एडी में कनिष्क ने क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक कराया, राज्याभिषेक कराया। ठीक है, कितने में जी, 78 एडी में जो कनिष्क का राजा था वो अपना राज्याभिषेक कराता है, और राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में क्या करवाता है, वो एक संवत चलवाता है जिसका नाम है आपका शक संवत। समझ आ रहा है, जिसका नाम है शक संवत। ठीक है, शक संवत। ठीक है, देखिए कनिष्क का क्या है, कुषाण वंश का प्रतापी शासक है। और एक लिख लीजिए मौर्योत्तर का, मौर्योत्तर राजा का, जो देशी और विदेशी, जो मौर्योत्तर राजा सबसे प्रतापी शासक कौन है आपका, कनिष्क ही है, जिसने क्या किया, भारत में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा तक क्या हो गया, अपने साम्राज्य को ले गया था। ठीक है, कुषाण वंश का प्रतापी शासक ही नहीं वरन मौर्योत्तर का प्रतापी शासक कौन है आपका, कनिष्क है। ठीक है, इसी बारे में इसके लिए क्या पढ़ेंगे, थोड़े वृहत पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क अपने 78 एडी में क्या किया, राज्याभिषेक कराया। ठीक है, राज्याभिषेक कराता है, और राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में वो क्या करवाता है, एक संवत चलवाता है जिसको कहा जाता है शक संवत। 78 एडी, शक संवत 78 एडी। समझ आ गया। कल क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे विक्रम संवत, एक पढ़े थे विक्रम संवत क्या होता है, 58 बीसी या 57 बीसी का लिखवाया था मैं, और एक होता है आपका शक संवत। ठीक है, अब याद रखिए, याद रखिए कि शक संवत 78 एडी है, ये है आपका विक्रम संवत, विक्रम संवत, और ये है आपका शक संवत। कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ये है आपका 58 बीसी और ये है आपका 78 एडी। देखिए कल मैं क्या बताया था, जो विक्रम संवत रहता है 58 बीसी रहता है, यदि अभी कितना चल रहा है 2021 चल रहा है, तो क्या है, इसको 57 या 58 लिखवाया था। ठीक है, कहीं कहीं 57, कहीं कहीं जगह 58 दिया। ठीक है, तो क्या है, चलो ठीक है, तो विक्रम संवत क्या है आपका, यदि अभी 2021 चल रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 57 बीसी को अगर विक्रम संवत निकालने के लिए बोला, वर्तमान 2021 को विक्रम संवत के रूप में लिखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो क्या करोगे आप, 2021 में क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। समझ आ रहा है आप लोग को, 2021 में क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। यदि शक संवत को पूछा जाए तो 2021 में क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमेशा आप लोग को याद रखना है। और शक संवत, विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है, तो देख लेते हैं। 78 और 57, 8 7 15 की 5 हासिल आया, 5 1 6 7 13, 135 साल का अंतर है। लिख लीजिए 135 साल का अंतर। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कहीं से कि आपका विक्रम संवत और शक संवत में कितने साल का अंतर है जी, तो 135 साल का अंतर है। दोनों पूरा जल्दी से लिखे फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। यहां पर जोड़ते हैं और यहां पर घटाते हैं उसको। हो गया।
देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक हुआ कौन? आपका कनिष्क हुआ। कनिष्क क्या है? कुषाण वंश का प्रतापी शासक है। इसकी तिथि के बारे में क्या है? 78 एडी से 105 एडी तक। 78 ईस्वी में क्या करवाया? अपना राज्य अभिषेक करवाया, अर्थात गद्दी पर क्या हुआ? एक मिनट ना। ठीक है, तो क्या कराया? 78 एडी में अपना राज्य अभिषेक कराया, अर्थात सत्ता पर क्या हुआ? आसीन हुआ। उसके बाद क्या होता है? शक संवत चलाया। शक संवत कितना है? 78 एडी है, याद रखिएगा। विक्रम संवत पहले पढ़े थे, शकों को बाहर किया था एक राजा, तो विक्रम संवत चलाया तो उसको 57 बीसी पढ़ते हैं, और शक संवत को 78 एडी पढ़ते हैं। दोनों में कितने का अंतर है? 135 साल का अंतर है, याद रखिएगा। इसमें जोड़ना पड़ता है, वर्तमान स्थिति को पूछे, विक्रम संवत को वर्तमान स्थिति में लिखिए तो 57 प्लस 2021 जोड़ देना। यदि शक संवत को पूछे तो 2021 में 78 को घटा देना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत लोग नहीं पता इसको, आप लोग को पता होगा, अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, याद रखिएगा, एकदम हर चीज को क्या करके खंगाल के पढ़ना है अपने को। ठीक है, अब क्या करता है? जो कनिष्क है, जो कनिष्क की राजधानी, कनिष्क की दो राजधानी थी, राजधानी कनिष्क की दो राजधानी थी। एक है आपका पुरुषपुर, पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर। वर्तमान क्या है? वर्तमान पेशावर, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका भारत में? मथुरा, मथुरा। एक राजधानी थी उसका पुरुषपुर, क्या है? पेशावर, जिसको बोला जाता है पेशावर, और पेशावर, और दूसरी राजधानी थी भारत में मथुरा। दोनों को, ठीक है, दोनों में क्या करता था वो? उसकी राजधानी थी, सत्ता का संचालन यहीं से किया जाता था। अब एक फैक्ट मिलता है कनिष्क के बारे में। कनिष्क ने, कनिष्क ने चीनी शासक, चीनी शासक पांचाऊ, पांचाऊ को हराया। किसको हराया जी? कनिष्क ने चीनी शासक किसको हराया था? ठीक, युद्ध कीजिए, लिख लो, युद्ध किया, युद्ध किया, लिख लो। किसको? ठीक है, पांचाओं को, पांचाओं से युद्ध किया। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कनिष्क ने कौन से चीनी शासक से युद्ध किया, तो आपका क्या नाम था उसका? पांचाऊ। पान खाकर समझ आ गया, पांचाऊ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक प्रथम युद्ध होता है, फर्स्ट, फर्स्ट वार में क्या होता है इसका? कनिष्क हार जाता है, कनिष्क क्या हो जाता है? हार जाता है। और दूसरा सेकंड वार में क्या होता है? कनिष्क क्या कर देता है? कनिष्क जीत जाता है। देखिए, देखिए क्या होता है, जो क्या कनिष्क के समकालीन एक राजा हुआ करते थे, कहा? चीन में हुआ करते थे। मैं बताया कि इन लोग कहां से हैं, इन लोग कहां है कुषाण वाले? आखिर में कुल मिलाकर चीन से ही है, ठीक है। तो चीन से है, तो देखिए यदि आप कुछ काम करते हो तो आपके आसपास वाले में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, ठीक है, कि वो कर रहे मैं भी कर लूंगा। तो क्या कुषाण वाले भारत में आकर बस गए, तो एक इंसान होता है पांचाओ, पांचाओ के मन में भी वो क्या विचार आता है कि मैं भी इन लोग को तो हरा सकता हूँ, इन लोग से सशक्त हूँ कहकर। तो वो क्या करता है? कनिष्क का सही क्या करता है? वो युद्ध करता है, और सही में क्या करता है? कनिष्क को फर्स्ट वार में, प्रथम युद्ध में उसको हरा देता है। तो कनिष्क भी मानने वाला है क्या? इतना प्रतापी शासक कनिष्क मानने वाला नहीं था। रुक बेटा, तेरे को देखता हूं। फिर कुछ समय बाद वो सेकंड वार करता है, दूसरा युद्ध करता है, और कनिष्क की क्या होती है? इसमें बुरी तरीके से पराजित करके कनिष्क की जीत होती है। और कनिष्क क्या करता है? भारत के साम्राज्य को
गंधार, गंधार और हिमालय पार तक क्या कर देता है, गंधार, गंधार और हिमालय पार तक जो भारत की सीमा थे, जो भारत का उसका साम्राज्य विस्तार था, उसको कहां तक कर देता है, उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा तक क्या करवा देता है, कनिष्क उसको अपना सीमा को ले जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा शासक है जिसने भारत की सीमा को कहां तक ले गया, तत्कालीन समय में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक कौन ले गया था, आपका कनिष्क ले गया था। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो कहां तक ले गया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक ले गया था। ठीक है, दिख रहा है सब लोग को। अब क्या करता है, अब लिख यहां पर ये तो ये करता है। अब इसके धर्म के बारे में देखेंगे, धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए, जो कनिष्क था, एक्चुअल में जो कनिष्क था वो क्या था, बौद्ध धर्म के महायान शाखा, जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से क्या था, प्रेरित था और उसको क्या कर लिया था, अपना लिया था। समझ आ गया। बौद्ध धर्म, कनिष्क कौन से धर्म से बिलोंग करता था भारत में जी, तो आपका बौद्ध धर्म से बिलोंग करता था। उससे डीपली पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म की किस शाखा से डिपेंड करता था, कौन से शाखा के अनुयायी था, फॉलोअर था, तो महायान शाखा के। अब देखिए, बौद्ध धर्म में दो राजा हुए जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने में जी तोड़ मेहनत किए। एक प्रथम राजा था आपका अशोक, प्रथम राजा था अपना अशोक, जो क्या करता है, अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी सुमित्रा को क्या कर देता है, श्रीलंका तक भेज देता है। और धर्म महापात्रों की नियुक्ति कौन से शिलालेख जी, पांचवा। समझ आ रहा है ना। भेरी घोष के जगह धम्म घोष अपनाया था, युद्ध नीति छोड़कर प्रेम की नीति को अपनाया था। और धर्म महापात्रों की नियुक्ति कर क्या करता है, जगह जगह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजता है, नैतिकता के प्रचार के लिए भेजता है। और उसी में दूसरा एक शासक होता है आपका कनिष्क, दूसरा शासक होता है आपका कनिष्क। और कनिष्क भी क्या करता है, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाता है। समझ आ रहा है आप लोग को। तो ये है धर्म। तो कौन से धर्म का अनुयायी था, बौद्ध के हीनयान, सॉरी महायान, महायान शाखा के अनुयायी, बौद्ध के महायान शाखा के अनुयायी। ठीक है, बौद्ध के महायान शाखा के अनुयायी कौन था, आपका कनिष्क था। और इसमें एक फैक्चुअल और मिलता है आपका, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया था जी, अपना कनिष्क ने करवाया था, मैं पढ़ा चुका हूं। चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया, कनिष्क ने करवाया। तीसरी बौद्ध संगीति किसने करवाया था, आपका अशोक ने। ठीक है, राजा का महाशत्रु बलशाली सबका काल है, पुत्र मोगली आशिक है, मन से उसको प्यार है। मैं सब चीज क्या लिखवा चुका हूं, याद रखिएगा, हर चीज दिमाग में रहना चाहिए। तो चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया, कनिष्क ने कराया। फटाक से लिखिए इसको, यहां से यहां तक जल्दी फटाक से लिखिए। हो गया। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति। देखिए, चौथी जो बौद्ध संगीति था, चौथी बौद्ध संगीति था, इसके अध्यक्ष दो इंसान होते थे। एक था आपका वसुमित्र और एक कौन है आपका, एक था आपका अश्वघोष। अश्वघोष, देखिए ये क्या होते थे, वसुमित्र क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वसुमित्र क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। और अश्वघोष क्या थे, उसके उपाध्यक्ष थे। मैं लिखवा चुका हूं। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो नया है उन लोग याद रखिए कि 4 बौद्ध संगीति हुए हैं।
4 बौद्ध संगीति हुए हैं, जो 3 बौद्ध संगीति हैं ऊपर का। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुए हैं, उनमें से जो ऊपर के 3 बौद्ध संगीति हैं, ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये 3 बौद्ध संगीति कहां हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं। याद रखिएगा, 3 बौद्ध संगीति उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और चौथा और एकमात्र बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। कहां हुआ है जी? याद रखिएगा, ऐसा कौन सा संगीति जो क्या था, भारत के उत्तरी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो कौन है आपका? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में कौन सा एकमात्र उत्तर प्रदेश से बाहर कौन सा चौथी बौद्ध संगीति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और जिसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति किसने कराया? कनिष्क ने कराया। चौथी बौद्ध संगीति कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। ऐसा कौन सा बौद्ध संगीति है जो उत्तर प्रदेश से बाहर हुआ? चौथी बौद्ध संगीति हुआ कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? आपका अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। समझ आ रहा है जो भी है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसके, ठीक है, अब पढ़ते हैं, ऊपर को मिटाता हूं मैं। ठीक है, देखिए ये क्या था? बौद्ध धर्म अशोक के बाद, अशोक के बाद दूसरा बौद्ध धर्म के क्या थे? बौद्ध धर्म के प्रचारक। देखिए, जो अशोक था, अशोक ने बहुत क्या किया था? बहुत बल लगाकर बौद्ध धर्म को प्रचार किया था। तो अशोक के बाद एक दूसरा शासक हुआ जो बौद्ध धर्म का प्रचारक था, बौद्ध धर्म को क्या किया? विस्तार किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कनिष्क को। इसीलिए कनिष्क को, ठीक है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? द्वितीय अशोक। याद रखिए, द्वितीय अशोक के नाम से किसको जाना जाता है? द्वितीय अशोक, कनिष्क को जाना जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है। लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिखिए जल्दी। अब ये क्या करेगा? एक और फैक्ट लिखिए इसके बारे में। कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर में क्या किया? कनिष्कपुर, एक जगह है, कनिष्कपुर की स्थापना की। कनिष्कपुर की स्थापना की। ठीक है, फटाक से इसको लिखिए। हो गया? अब देखिए, इसके दरबार में, जो कनिष्क के दरबार में 4 रत्न हुआ करते थे, जैसे अकबर के दरबार में, ठीक है, 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी रत्न हुआ करते थे। उसी प्रकार क्या होता है? कनिष्क के दरबार में कितने रत्न? आपका 4 रत्न हुआ करते थे। नाम, ठीक है, कनिष्क के 4 रत्न। रत्न का मतलब क्या समझते हो जी आप लोग? देखिए, क्या होता है, कोई भी इंसान को किसी भी चीज में, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, या बहुत ज्यादा महारत हासिल होती है, तो उसको राजा लोग रत्न की उपाधि दे देते हैं।
ठीक है, राजा लोग क्या कर देते हैं, रत्न की उपाधि दे देते हैं। तो उसी प्रकार कनिष्क के दरबार में 4 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से प्रथम है आपका वसुमित्र लिखवाया था एक, जो अध्यक्ष था चौथी बौद्ध संगीति का। दूसरा क्या है आपका अश्वघोष, जो क्या है उपाध्यक्ष था। तीसरा है आपका नागार्जुन, नागार्जुन। और चौथा है आपका क्या है आपका चरक। लिखिए इसको फटाक से, वसुमित्र लिखिए, अश्वघोष लिखिए, नागार्जुन लिखिए और चरक लिखिए। हो गया। अब पढ़ते हैं लाइन के बारे, कट देने के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं वसुमित्र के बारे में। वसुमित्र, जो वसुमित्र था, एक तो इसका फैक्ट है, ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष था। अभी पढ़े, चौथी बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और इसका एक बुक मिलता है, बुक का नाम अश्वघोष के बारे में लिखिए। इसका जब नाम याद आएगा मैं बता दूंगा, लिख लीजिए, यहां पर थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। दूसरा होता है आपका अश्व, क्या होता है, अश्वघोष होता है। अश्वघोष का एक बुक है बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम। ठीक है, बुद्ध चरित्रम। और दूसरा है एक सौदरान। एक बुक का नाम है अश्वघोष के, एक बुक का नाम है बुद्ध चरित्रम। याद रखिएगा, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, और जो सौदरान है उसका भी एक ग्रंथ है। बौद्धों का रामायण किसको कहा जाता है, बुद्ध चरित्रम। याद रखिएगा, जो बौद्धों का रामायण है अश्वघोष। देखिए बुद्ध चरित्रम, जो आपके जो बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, वो देखिए अश्व का क्या करता है, अपने घर से निकलता है। किससे निकलता है, अश्व से निकलता है, घोड़ा से निकलता है। और घोड़ा, देखिए बुद्ध जो है किससे निकलता है, अश्व से निकलता है। और घोड़ा क्या करता है, रन करता है। घोड़ा क्या करता है, सौद रन मतलब रन करता है। घोड़ा क्या करेगा, रन करेगा, दौड़ेगा, तभी तो घर से बाहर निकलेगा जी। तो जो बुद्ध है किससे निकलता है, अपने घर से, अश्व से निकलता है। ठीक है, घर से बाहर निकला था, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो क्या होता है, जो बुद्ध है वो क्या करता है, ये अश्व से बाहर निकलता है। और क्या क्या करता है, जो घोड़ा है वो क्या करता है, आपका रन करता है जी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, दोनों को कंपेयर करके पड़ेगा। बुद्ध क्या करता है, अश्व से घर से बाहर निकलता है। और अश्व क्या करता है, घोड़ा क्या करता है, आपका रन करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे के बारे में लिखते हैं। देखिए इसी अश्वघोष को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का मिल्टन पूछा जाए, भारत का मिल्टन। ठीक है, भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। ठीक है, भारत का मिल्टन पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, भारत का मिल्टन अश्वघोष कहा जाता है। देखिए जो एक मिल्टन था वो दार्शनिक और क्या था, लेखक था। तो अपने लेखकों में पूरा काल्पनिक, पूरा कल्पना ऊपर एक ऐसा कल्पना ऊपर एक बुक लिख देता था। तो उसी के नाम से ये भी क्या है, अश्वघोष भी क्या है, काल्पनिक उसके मार्ग का क्या किए हैं, हालांकि उससे पहले हुए हैं, अनुसरण किए हैं। तो उसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है, आपका अश्वघोष। ये मिल्टन क्या था, इंग्लैंड का था, याद रखिएगा।
तो ठीक है, तो भारत के मिल्टन किसको कहा जाएगा? आपके अश्वघोष को कहा जाएगा। तीसरे के बारे में देखते हैं, नागार्जुन। देखिए, तीसरा रत्न था, ठीक है, कनिष्क का तीसरा रत्न का नाम क्या था? नागार्जुन था। और नागार्जुन क्या किया था? शून्यवाद, शून्यवाद के जनक। शून्यवाद क्या है? एक मत है, क्या है? बौद्ध मत है, याद रखिएगा। ये शून्य से उसका, इससे इसका कोई क्या नहीं है, ठीक है, कोई नाता नहीं है। शून्यवाद के जनक, ठीक है, बौद्ध के दर्शन के क्षेत्र में है, ठीक है। शून्यवाद के जनक, जिसको क्या भी बोला जाता है? सापेक्षिता का सिद्धांत, सापेक्षिता का सिद्धांत, ठीक है, शून्यवाद के जनक और सापेक्षिता का सिद्धांत। और इसी विचार के चलते, जो नागार्जुन के विचार के चलते एक वैज्ञानिक हुए, जिसको क्या कहा जाता है? आइंस्टीन। आइंस्टीन, जिसको क्या कहा जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। और आइंस्टीन ने क्या किया? एक फार्मूला दिया था, E इक्वल एम सी स्क्वायर, जिसको सापेक्षिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे 1921 में क्या मिला था? ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा, जो शून्यवाद के जो विचार था, उसी के आधार पर आइंस्टीन ने एम सी स्क्वायर क्या किया था? वो किया था, ठीक है, प्रतिस्थापन किया था, जिसको 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आइंस्टीन को। इसीलिए भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाएगा जी? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। लिख लीजिए इतना को। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाएगा? नागार्जुन को कहा जाएगा। शून्यवाद के जनक, सापेक्षिता सिद्धांत के जनक कौन थे? आपका नागार्जुन थे, जिसको आधार बनाकर आइंस्टीन ने एम सी स्क्वायर का क्या किया? उत्पादन किया, ठीक है, 1921 में, जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाएगा? आपका नागार्जुन को कहा जाएगा। हो गया, ठीक है। अब देखिए, किसी ने मैसेज किया है, ठीक है, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा था। महाविभास सूत्र, महाविभास सूत्र, ठीक है, महाविभास सूत्र, इसका क्या था? ये था। और इसको क्या कहा जाता है? बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। याद रखिएगा, बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास सूत्र को बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। चौथे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रहे? वसुमित्र। इसने एक क्या किया? एक बुक का रचना किया, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ का रचना किया, महाविभास सूत्र, जिसको बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। दूसरा था आपका अश्वघोष, जो क्या था? चौथे बौद्ध संगीति का क्या था? उपाध्यक्ष था। इसने एक बुक लिखा, बुद्ध चरित्रम,
ठीक है, इसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बौद्धों का विश्वकोश किसे कहा जाएगा? महाविभाष सूत्र को। दोनों को कंपेयर किएगा। बुद्ध क्या करता है? घोड़ा से घर से बाहर निकलता है, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखिएगा। और घोड़ा क्या करता है? अश्व क्या करता है? आपका रन करता है। भारत के मिल्टन किसको कहा जाता है? अश्वघोष, क्योंकि इसका जो जो ग्रंथ है वो कल्पना पर क्या थे? आधारित थे, कल्पना आधारित वर्णन किया था, इसीलिए क्या करते हैं? इसको अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। मिल्टन कहाँ का था? आपका इंग्लैंड का था। ठीक है, कल्पनाशील वर्णन में क्या थी? इसको महारत हासिल था, महारत हासिल था। और ऐसे ही किसने किया है? ग्रंथ की रचना अश्वघोष किया है, इसीलिए इसको भारत का मिल्टन कहा जाता है। एक आपका हुए थे नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन क्या थे? शून्यवाद के जनक, सापेक्षिकता के सिद्धांत के जनक थे। ठीक है, और इसी को आधार बनाकर, इसी के आधार पर हम लोग कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आइंस्टीन क्या है? MC² का प्रतिपादन किया, जिसको 1921 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और जिसको भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। अब बात देखने योग्य बात यह है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी को अगर उसके सामने में एक पिज्जा को रख दिया जाए और एक समोसा को रख दिया जाए, इंसान पिज्जा को ही क्या करेगा? पकड़ेगा। अब यहां पर भी वैसी हालत देखो, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। जबकि नागार्जुन उससे कई हजार साल पहले क्या थे? आए थे। अब इसको आइंस्टीन को भारत का नागार्जुन, देखिए आइंस्टीन को बोलना चाहिए ना कि भारत का नागार्जुन है, क्या क्या वहां बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग हमेशा क्या है, हमारा जो विचार है वो पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत क्या कर चुका है? पूरी तरीके से दब चुका है। इसीलिए भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, यदि हम लोग का विचार उन लोग के ऊपर क्या था? आगे रहता, ऊपर रहता, तो कहीं ना कहीं आइंस्टीन को क्या कहा जाता? ठीक है, वहां जो रहते वहां का नागार्जुन कहा जाता। लेकिन जस्ट उल्टा होता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? नागार्जुन कहा जाता है। एक अंतिम रत्न बचे हैं, जिसको कहा जाता है, ठीक है, चरक। चरक, इसका एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता एक इसका आयुर्वेदिक किताब है। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक किताब है, जिसका नाम क्या है? ग्रंथ लिख सकते हो। ठीक है, तो चरक संहिता क्या है? एक आयुर्वेदिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। चरक संहिता आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसको भारतीय चिकित्सा के जनक कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा के जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? आपके चरक को। और जो हिप्पोक्रेट से बोला जाता है, वो भी क्या? चिकित्सा के जनक। याद रखिएगा, चिकित्सा के जनक कौन है? आपको हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, जल्दी लिखिए। चरक क्या थे? चरक संहिता का क्या किया था? किताब लिखे थे, जो आयुर्वेदिक का किताब है। ठीक है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है। और भारतीय चिकित्सक जनक किसको कहा जाता है? आपके चरक को कहा जाता है। ठीक, कला क्षेत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, कला, इसके दो, देखिए कला के क्षेत्र में मूर्ति कला में क्या था? जो कुषाण वंश में दो कला का उदय हुआ था। एक बोला जाता है आपका, ठीक है, देसी, दूसरा क्या है आपका? विदेशी। देसी कला को आपका कहा जाता है आपका मथुरा, मथुरा कला। और विदेशी कला को कहा क्या कहा जाता है? आपका गांधार कला। ठीक है, एक होता था आपका देसी कला और एक होता था आपका विदेशी कला, जिसको गांधार कला के नाम से जाना जाता है। जो देसी कला था वो मथुरा के मथुरा जो क्षेत्र था उसके आसपास क्या हुए, ठीक है,
विकास पर पहुंचे। और जो क्या है आपका विदेशी कला है वो क्या है, गांधार क्षेत्र में, जो गांधार क्षेत्र है जो पाकिस्तान का क्षेत्र है उस पर क्या किए, फूले फले। ठीक है, अब मथुरा कला के बारे में देखते हैं। मथुरा कला में ठीक है, मथुरा कला में क्या है, ये लाल बलुआ पत्थर, लाल लाल बलुआ पत्थर, तो लाल से लिखूंगा मैं। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। और इसमें स्लेटी काले पत्थरों का उपयोग किया जाता है, स्लेटी काले पत्थर, स्लेटी काले पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका मथुरा कला है लाल बलुआ पत्थर से। अगर लाल बलुआ पत्थर लाल रंग के पत्थर से बना है तो कौन सी कला है, वो मथुरा कला। और जो स्लेटी काले पत्थर हो, जो काले पत्थरों से बना होगा कोई भी चित्रकला, ठीक है, मूर्ति कला, उसको क्या कहा जाता है, गांधार कला कहा जाता है। ठीक है, ये था आपका जो मथुरा कला है। ठीक है, इसमें थे आपके हिंदू हिंदू मूर्ति कला, जैन मूर्ति कला और बौद्ध तीनों आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा आता है, ओनली बौद्ध आता है। बौद्धों से रिलेटेड मूर्ति कला का निर्माण किया जाता है। याद रखिएगा, जल्दी से फटाफट लिखिए इसको। ठीक है, हो गया। ठीक है, इतना फैक्ट बहुत काफी है। ठीक है, और एक और फैक्ट लिखिए जो कनिष्क के बारे में, कनिष्क के बारे में एक और फैक्ट लिखिए कि कनिष्क के समय कनिष्क के समय रेशम मार्ग, रेशम मार्ग का विकास। ठीक है, कनिष्क के समय रेशम मार्ग। अब रेशम मार्ग क्या होता था आपका, जो सूती वस्त्र लाने ले जाने के लिए, ये होता था आपका चीन से मध्य एशिया तक का जो रास्ता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता है, मध्य एशिया। लिख लीजिए, इसको फैक्ट को भी लिख लीजिए। ठीक है,